गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में चर्चा किया था और उसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने समझा था। आप लोगों को हमने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊंगा। आइए देखिए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे रिलेट होते हैं वो हम लोग देखेंगे। मेनली यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कैसे रिलेट होते हैं बेटे इसको समझना है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था? इनफाइनाइट सीट के लिए पढ़ा था। जब हम लोगों ने आपको बताया था इनफाइनाइट सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था? फॉर इनफाइनाइट सीट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। किसी भी इनफाइनाइट सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है बेटे। तो हम लोग कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इनफाइनाइट सीट E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग सब कुछ इसी के बारे में पढ़ेंगे बेटा। किसके बारे में पढ़ेंगे? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होता है? इनफाइनाइट सीट की वजह से होता है। अब देखिए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना बेटा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे पहले हम लोग किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? लाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था पॉजिटिव चार्ज अगर है तो वो एक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा और उस फील्ड को हम लोग किसके थ्रू दिखाते हैं? लाइंस के थ्रू दिखाते हैं। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की किसके हेल्प से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। और वो होते कैसे हैं ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बोली जाए तो हमेशा याद रखना बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। और डायरेक्शन एक ही तरफ होगा। ये रिप्रेजेंटेशन देखो, ये फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस है। मान लीजिए कि यहाँ कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज इधर से क्या निकल रही है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। यहाँ पे पॉजिटिव एक इनफाइनाइट सीट है, उससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? इक्वी डिस्टेंस होंगी और यूनिफॉर्म होंगी बेटा। कैसे होंगी? इक्वी डिस्टेंस एंड यूनिफॉर्म होंगी। ये बात को आप लोग ध्यान देंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया। किसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी हेल्प से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से करते हैं और ये उसका तरीका होता है। समझ आ गई बात? यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, अब जरा सा हम लोग समझते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल पोर्शन में चलते हैं। इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं है, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हैं। देखो मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन से इसको आप लोगों को रिलेट करता हूं। मान लो कि कोई एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दी गई इस तरह से,
ये E है। अगर एक कोई चार्ज, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स Q जिसके पास चार्ज है और मास उसका कितना है m है, हम अगर छोड़ दें, स्किप कर दें इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस। क्वेश्चन मेरा ये है कि ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में एक Q चार्ज है यहाँ पे मान लो, और इस Q चार्ज के ऊपर मास कितना है m है। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ूं इस चार्ज Q को, तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस। सबसे पहले तो देखो बेटा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, देखिए, फोर्स अप्लाई ऑन चार्ज Q इज इक्वल टू, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज Q। देखिए E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, F अपॉन Q होता है, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, E इंटू Q। अब देखिए यहाँ पे फोर्स कितना होगा, EQ। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पता है आप लोगों को, Q क्या है, चार्ज है। फोर्स कितना हो गया, EQ हो गया। अब देखो बेटा, इसके पास मास m है, तो मैकेनिकल फोर्स भी लगता होगा, वो फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल्स टू ma, होगा कि नहीं होगा। तो यहां से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए दोनों का LHS बराबर है, तो क्या आप लिख सकते हैं, ma इज इक्वल्स टू EQ और a इज इक्वल्स टू EQ अपॉन m। यानी अब ध्यान से सुनना बेटा, एक्सेलरेशन आ गया, इसका मतलब अगर चार्ज को आप यहाँ पे छोड़ो, सबसे पहले अगर आप जिस टाइम पे छोड़ोगे उस इंस्टेंट पर अगर देखा जाए तो चार्ज कैसा होगा, रेस्ट में होगा। बट जब ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो ही उसके ऊपर क्या लगने लगेगा, फोर्स लगने लगेगा, और वो कितना लगेगा, EQ। कितना लगेगा, E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज Q लगने लगेगा। अब उस EQ की वजह से देखिए क्या लगेगा, उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लगेगी और वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। कैसे मूव करेगा, ST का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा वो, और स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा और उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, EQ अपॉन m होगी। जिधर अगर पॉजिटिव चार्ज आप रखते हैं तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में आपका जो चार्ज, जो छोटा सा चार्ज आपने रखा है उसका भी डायरेक्शन होगा। बात समझ में आया। मैं फिर से आपको समझाता हूं कि अगर कोई एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप उस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्ज रखते हो तो सबसे पहले उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल्स टू EQ लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मास है तो भाई मैकेनिकल फोर्स भी लग रहा होगा, तो मैकेनिकल फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल्स टू ma, और वहां से आप एक्सेलरेशन देख लोगे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि चार्ज की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो कुछ टाइम बाद अगर आप देखोगे तो कुछ इसकी वेलोसिटी होगी। क्यों, क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है, और किससे एक्सेलरेट कर रहा है, EQ अपॉन m से एक्सेलरेट कर रहा है। अब बेटा यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। मान लो कि आपसे पूछ दिया जाए कि आफ्टर t टाइम्स व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज, तो यहाँ याद रखना ये जो एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट हो गया तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जरा नोट करके इस बात को ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, for constant electric fields, force applied on force या electrostatic force applied on charge is also constant. Due to constant force, acceleration of charge is also constant.
ध्यान दीजिएगा। अब देखो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है चार्ज पे वो कैसा हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। अब हमें और एक बात समझ में आया कि कांस्टेंट फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन अप्लाइड ऑन चार्ज या एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज इज आल्सो कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वहां आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हो, ध्यान रखना, न्यूटन्स इक्वेशन। वहां पे बेटा क्या आप अप्लाई कर सकते हो, न्यूटन्स इक्वेशन आप वहां पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। न्यूटन्स इक्वेशन अप्लाइड। अब देखिए जैसे इसी क्वेश्चन में मैं पूछ देता कि आफ्टर t सेकेंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज q। तो मान लो कि कोई अगर टाइम t में दे देता तो आप यहाँ पे वेलोसिटी निकाल सकते थे उस टाइम के लिए। हाँ क्या करते भाई, मान लो कि उसके लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ता है, v = u + at। तुम्हें टाइम दिया गया रहता, a तुम्हें पता है ये होगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन में मान लो पूछ देता कि आफ्टर, मान लीजिए यहीं पे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इस साइड में, आफ्टर 10 सेकेंड what is velocity of चार्ज q। 10 सेकेंड बाद इफ इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, मान लीजिए कि यहाँ पे जब हम छोड़ रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, मैं लिख दिया, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि 10 सेकेंड बाद आफ्टर t = 10 सेकेंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज q, तो कितनी वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे क्या करोगे बेटा, देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से आप क्या यूज कर सकते हो, न्यूटन्स इक्वेशन यूज कर सकते हो। कर लीजिए सॉल्यूशन, देखो बहुत ही आसान है, बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए कॉन्सेप्ट अपना आपको डेवलप करना है कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट लगता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट लगने की वजह से क्या लगता है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट लगता है, किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। सो दैट हम न्यूटन्स इक्वेशन वहां पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे v = क्या हो जाएगा, u + at। u क्या दिया गया हमें, 0 दिया गया है, t क्या दिया गया है बेटे, 10 सेकंड दिया गया है। तो v = क्या लिख सकते हो, 0 + a की वैल्यू e × q/m × 10, v = 10 eq/m। नॉर्मली क्वेश्चन में आपको e की भी वैल्यू दी जा सकती है, चार्ज की भी वैल्यू दी जा सकती है और मास भी दिया जा सकता है, तो वहां से कैलकुलेट आप कर सकते हो, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर/सेकंड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करोगे, कर लोगे, बहुत ही आसान है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मेट मैकेनिक्स में आपने पढ़ा था वो सारा का सारा यहाँ पे अप्लाई होगा और न्यूमेरिकल वैसे आप कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एक और चीज सीखते हैं, वो क्या है कि मान लीजिए कि अगर एक कांस्टेंट, सपोज करो कि एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है आपको ये, और एक निगेटिव चार्ज स्किप किया जा रहा है, एक निगेटिव चार्ज यहाँ पे छोड़ दिया जा रहा है। मान लो यहाँ पे एक हमने क्या कर दिया, -q रख दिया और मास उसका m रख दिया। तो पूछा गया कि अब बताइए कि इसका पाथ कैसा होगा। सबसे पहले तो ध्यान रखना बेटा, इसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, अपोजिट टू E, अपोजिट टू E। क्यों भैया, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है E × -q लग रहा है। हमने बताया था ना कि जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखने लगे, यानी वेक्टर क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देखने लगे तो उनको मैग्नीट्यूड के साथ चार्ज को रखना है। तो देखो फोर्स की मैग्नीट्यूड कैसी आ गई, निगेटिव आ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट उसकी डायरेक्शन हो जाएगी,
इसका मतलब हमारा फोर्स F इज इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू ई इधर लग रहा है। समझ में आ रही बात? अब एक्सेलरेशन जिधर फोर्स लगेगा उधर ही एक्सेलरेशन लगेगा। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू ई अपॉन एम, और एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा, कितना होगा, A इज इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू ई अपॉन एम। बात समझ में आया? जो पिछला चार्ज हमने लिया था, क्या लिया था, पॉजिटिव चार्ज लिया था, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स दोनों के दोनों किधर आए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आए थे। बट अभी हमने माइनस चार्ज ले लिया तो क्या हुआ, फोर्स की भी डायरेक्शन उल्टी हो गई और एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन उल्टी हो गई ड्यू टू वेक्टर क्वांटिटी। बोला था ना कि इसका इंपॉर्टेंट बहुत है माइनस क्यू का अगर और प्लस क्यू का, कब, जो वेक्टर क्वांटिटी में, ये उसकी इंपॉर्टेंस है बेटे। यहां पर भी याद रखना जितने भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मेट आप मैकेनिक्स में पढ़े हो सब का सब यहाँ पे एप्लीकेबल है और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक तो सिंपल बिल्कुल था, हमने बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट किया इसको। अब आते हैं थोड़ा सा इसके अच्छे टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट्स को सिखाता हूं आपको। देखिए यहां पे आपको पता चल रहा है कि बेटे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लग रहा है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। अब देखिए कांस्टेंट फोर्स की वजह से पार्टिकल के पाथ कैसे कैसे हो सकते हैं वो समझिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, वो आप लोग भी अपने कॉपी या अपने नोट्स में बना लोगे और उसको याद रखोगे हमेशा बेटा, और शायद कुछ लोगों को पता भी हो। कांस्टेंट फोर्स के वजह से दो टाइप के आपके पाथ पार्टिकल फॉलो करते हैं। कौन कौन से दो टाइप होते हैं देखो, एक तो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो बाय पार्टिकल, एंड दूसरा क्या होता है, पैराबोलिक पाथ। दूसरा कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है बेटा। तीसरा कोई पाथ वो फॉलो, कांस्टेंट फोर्स अगर किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो या तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा या पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, तीसरा कोई पाथ वो फॉलो कर ही नहीं सकता। इतनी बात आपको समझ आई कि भाई कोई भी अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो या तो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा या दूसरा क्या फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि सर हम कब स्ट्रेट लाइन पाथ को बताएं कि फॉलो कर रहा है और कब हम बताएं कि पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा, यहां लिख रहा हूं, व्हेन, जब कभी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन, याद रखना पार्टिकल का एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए, तो पार्टिकल हमेशा क्या फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। When initial velocity u of particle, when initial velocity of particle is parallel or anti-parallel, when initial velocity u of particle is parallel or anti-parallel to the acceleration of particle, when initial velocity u of particle is parallel or anti-parallel to the acceleration of particle, then it always follow straight line path। तब वो हमेशा कैसा पाथ फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। अगर बेटा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, हमेशा याद रखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी u और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए तो वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन। जैसा कि एग्जांपल यहां पे देखो, पहले समझो, हमने एग्जांपल लिया था, ये कोई क्या है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे एक चार्ज Q रखा गया है
और मास m रखा गया, लिया था। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी इसकी हमने कह दी, सपोज कर लीजिए कि इस डायरेक्शन में, तो देखो बेटा इसी डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन भी है। एक्सेलरेशन क्या है, QE अपॉन m है, और इनिशियल वेलोसिटी भी क्या हमने दे दिया, u दे दिया इसी डायरेक्शन में। तो देखो तो वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, माइनस क्यू आपने रख लिया और मास m रख लिया। अब देखो हमने यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी सपोज कीजिए कि इधर ही दी, इसी डायरेक्शन में दिया u, बट एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, एंटी पैरेलल में लग रहा है, माइनस QE अपॉन m लग रहा है। बट पार्टिकल एंटी पैरेलल हो या पैरेलल हो, पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन। यानी अभी पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है। वो हमने बता दिया आपको, एग्जांपल के तौर पे भी समझा दिया। अब आइए पैराबोलिक पाथ कब फॉलो करेगा। हाँ, फोर्स कैसा लगना चाहिए बेटा, कांस्टेंट फोर्स लगना चाहिए, वेरिएबल फोर्स के लिए वैलिड नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। अब आते हैं, देखते हैं, पहला तो हम सीख गए कि जब कभी भी इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए तो वो पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा होगा। दूसरा, फॉर ऑल अदर केसेस of initial velocity and acceleration, particle follow parabolic path। बाकी सभी केसेस में पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। कोई भी केस हो, जैसे मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में 90 डिग्री बन रहा हो, तो पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। मान लो कोई और एंगल बन रहा हो तो भी कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझते चलना, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ रही होगी। कांस्टेंट फोर्स आप लोगों ने मैकेनिक्स में कहाँ पे पढ़ा था, ग्रेविटी में। कहाँ पे पढ़ा था बेटे, ग्रेविटी में पढ़ा था। तो इसको पहले मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर आगे इस पर एक न्यूमेरिकल के थ्रू आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को ऑलवेज याद रखिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, मैं लेके आया हूं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, इसको गलत मत करना। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल whose मास आपको दे दिया गया, मास 2 kg, उसका मास आपको 2 kg दे दिया गया, एंड ए constant force applied F is equals to 2I cap plus 4J cap, and a constant force applied F is equals to 2I cap plus 4J cap on the particle, and initial velocity of particle u is equals to I cap plus J cap, then which path
is followed by particle, followed by particle। और आपको ऑप्शंस भी दिए गए थे, स्ट्रेट लाइन, बी दिया गया था सर्कल, सी दिया गया था पैराबोला या पैराबोलिक पथ, और डी एलिप्स। अब देखो, फोर्स दिया गया है, तुमको यू दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फोर्स देखो बेटा, क्या फोर्स और इनिशियल वेलोसिटी जो आपको यू दी गई है आई कैप प्लस जे कैप, ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं? नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पैराबोलिक। अगर यही पैरेलल होते तो हम लोग क्या दे देते? स्ट्रेट लाइन दे देते। बात समझ में आ गया? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं, उनको समझ करके करिएगा, ठीक है। अब एक और न्यूमेरिकल आप लोगों से मैं अभी पूछता हूं, उसको हम लोग समझते हैं क्या होगा। देखिए, एक और न्यूमेरिकल इसके ऊपर करते हैं। देखो, इफ ए चार्ज इज skipped perpendicular to the constant electric field, क्या दिया गया है क्वेश्चन में? If a charge is skipped perpendicular to constant electric field, then which type of path is followed? बोला गया कि अगर एक चार्ज को स्किप किया जा रहा है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो किस टाइप का पाथ ये फॉलो करेगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे उसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ और आप उसका फिर आंसर करेंगे। देखिए, ये है बेटा, मान लो कि एक चार्ज यहां पे है और इस चार्ज Q है और मास इसका m है और इसको इस तरह से फेंका जा रहा है U, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इधर इस तरह से हॉरिजॉन्टल में है और वर्टिकल में पार्टिकल को फेंका जा रहा है, ठीक है। आपको ऑप्शंस में दे देता हूं। दिस इज योर फर्स्ट पाथ। अब सबसे पहले तो ये देखो, u की और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो इधर लग रहा होगा। तो सबसे पहले तो पैराबोलिक पाथ होगा, ये तो आपको पता है, लेकिन उसमें भी आपको ऑप्शन दिया है, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये पाथ नंबर 2 है, ये आपका थर्ड पाथ है, ये आपका फोर्थ पाथ है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब हमारे क्वेश्चन में देखो, पहली बात तो हमने ये देखा कि u यानी इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू acceleration. It means path of charge u is perpendicular to acceleration. It means path of charge is parabolic. u क्या है? परपेंडिकुलर है। देखो, यहाँ पे u ऐसे दिया गया है और एक्सेलरेशन इधर कहीं होगा ऐसे a, तो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर बन रहा है। तो
तो पैराबोलिक पाथ होगा। क्यों? क्योंकि अपने पास दो ही ऑप्शन है कांस्टेंट फोर्स के लिए। कांस्टेंट फोर्स लग रहा है क्योंकि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां पे या तो स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोलिक होगा। अब हमें ये पता चल गया कि नहीं भाई स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता, क्योंकि u क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए या एंटी पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ ना तो पैरेलल है ना ही एंटी पैरेलल है, क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी अदर वाले केस में आ गया। इसका मतलब पैराबोलिक तो होगा। बट पैराबोलिक में भी हमें चार पाथ दे दिए गए। फर्स्ट पाथ ये रहा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि सर हमारे पास फर्स्ट पाथ को हम टिक करें, सेकंड को करें, थर्ड को करें या फोर्थ को करें? इसके लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट सिखाता हूं बेटा, ये शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पैराबोला में। क्या कि वेलोसिटी हमेशा किसकी डायरेक्शन अचीव करना चाहती है? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अचीव करना चाहती है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज अचीव्स द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। हमेशा और हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि वेलोसिटी किसकी डायरेक्शन को अचीव करना चाहती है? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को। तो देखो अब जरा सा इसको मैं जनरलाइज करके आपको सिखाता हूं जो पैराबोला में पढ़ा था। मान लो कि आप एक h हाइट की बिल्डिंग पे खड़े हो और यहां से एक कोई पत्थर मार रहे हो इस डायरेक्शन में यूं, तो भाई ऐसा तो नहीं होगा कि ये पत्थर यूं आया और यूं टकरा गया बिल्डिंग से, ऐसा तो होता नहीं। क्या होता है, देखो एक्सेलरेशन अब g किधर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, इसका मतलब इसका पाथ कुछ यूं होता है। देखो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी डायरेक्शन ये थी, बट वो अचीव किसकी डायरेक्शन करना चाहता है, g की डायरेक्शन करना चाहता है। इसका मतलब देखो ये जो है ये वाला केस, ये फर्स्ट वाला पाथ तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा सेकंड हो गया, थर्ड तो हो ही नहीं सकता। ऐसा थोड़ी होगा कि इधर आ जाएगा, ये थर्ड का केस है और ये फोर्थ का केस है, तो थर्ड और फोर्थ तो हो नहीं सकता, फर्स्ट भी नहीं हो सकता, यानी पॉसिबल केस सेकंड, यानी सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। और क्यों ऐसा हुआ नोट करके इसको लिख भी लो। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। पैराबोला में हमेशा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होती है वो ऑलवेज अचीव क्या करना चाहती है, एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कैसे था, हॉरिजॉन्टल में था, तो पैराबोलिक जो पाथ भी होगी वो भी कैसी होगी, कुछ यूं करके फाइनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहेगी। बात समझ में आ गया बेटा? इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अब हम लोग थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। यहां तक तो हम लोगों को समझ में आया कि भाई क्या था और हम लोगों को कैसे करना था। देखिए अब बेटा जरा ध्यान से सुनो, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लगता है, कांस्टेंट फोर्स लगता है। कांस्टेंट फोर्स लगता है तो हमें एक दो बातें समझ में आई कि कांस्टेंट फोर्स की वजह से पाथ कैसा बन सकता है, दो टाइप का बन सकता है, एक तो स्ट्रेट लाइन, दूसरा पैराबोलिक। उसका कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया कि अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए तो स्ट्रेट लाइन, और दूसरे कोई भी केसेस आ जाए तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। पैराबोलिक पाथ में आपको हमने बताया कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमेशा क्या करना चाहती है, एक्सेलरेशन जिधर भी है उसकी डायरेक्शन को अचीव करना चाहती है। यहां तक तो सब कुछ क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। जरा सा एक कॉन्सेप्ट को समझना, एक्चुअल में जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस हैं वो आपके कैपेसिटर से भी रिलेट करके पूछे जाते हैं। मैंने अभी आपको कैपेसिटर बताया नहीं है, बट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से सुनना। कैपेसिटर के क्वेश्चंस हो सकते हैं, पैराबोला के जितने भी क्वेश्चंस आपने 11th में किए वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ से रिलेट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बुक्स में, एससीबी में या सीट में या किसी और बुक को आप फॉलो करते हो तो उस बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको करिए आप, जो भी डाउट हो उसको आप पूछिए मेरे से। अब देखो एक मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। मान लो कि एक कैपेसिटर है, क्या है बेटा, कैपेसिटर। इसको मैं थोड़ी टाइम बाद कैपेसिटर बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में। अब इस चैप्टर में बचा ही क्या है, गॉस लॉ केवल बचा है। उसके बाद हम लोग कैपेसिटर यानी
इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 चलेंगे तो उसमें ये सारी चीजें बताऊंगा मैं। देखो कैपेसिटर में कितने प्लेट होते हैं? 2 प्लेट होते हैं। एक प्लेट के ऊपर कैसा चार्ज होता है बेटा? प्लस सिग्मा चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव प्लेट होता है, और दूसरे वाले प्लेट पे माइनस सिग्मा चार्ज होता है। ठीक है, तो देखो प्लस वाले इस तरह से इस पे प्लस चार्ज फैला होगा, माइनस वाले पे माइनस। अब देखिए इसको आप मान लीजिए ये प्लेट कैसा है? इनफाइनाइट सीट की तरह है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके ऊपर भी कितनी हो जाएगी? E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस लगा सकते हो, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब देखो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कैसी होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां तक बात समझ में आया? देखिए एक प्लेट पे चार्ज कितना हुआ? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे प्लेट पे चार्ज कितना हुआ? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बीच में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होती है? वो याद रखना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है। कितना होता है बेटा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है। तो इसको मैं न्यूमेरिकल में यूज करूंगा, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बता दिया। देखो दो प्लेट हम लोग लेते हैं, वो 2 प्लेट कैसा लेते हैं हम लोग? कैपेसिटर में इनफाइनाइट लेंथ की लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो लेंथ होती है प्लेट की और जो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट होता है बहुत ही कम होता है, इस वजह से हम लोग इसको इनफाइनाइट लेते हैं। वहां पर मैं बहुत अच्छे से आपको डिफाइन करूंगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, वो देखो, इसको मिटा दीजिए, इसके बाद मैं क्वेश्चन आपको लिखता हूं, यहाँ पे लाया हूं मैं, और वो एक अच्छा सा बहुत बढ़िया सा न्यूमेरिकल पूछूंगा। आइए देखिए, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए और ट्राई कीजिए कि आप सॉल्व करेंगे इसे। देयर इज ए कैपेसिटर which have 2 square plate whose side L and distance between 2 plates and distance between 2 plates is d, and there is no gravity present। और यहां पे इस क्वेश्चन में कोई ग्रेविटी आपको नहीं दी गई, ठीक है। अब इन डायग्राम में देखो, डायग्राम दिया गया है, देखो बेटा, ये आपको एक पॉजिटिव प्लस सिग्मा चार्ज का प्लेट है, यानी पॉजिटिव प्लेट चार्ज, देखिए पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज प्लेट दिया गया है, और दोनों कैसे हैं? स्क्वायर। सपोज कर लीजिएगा, ये मैं रेक्टेंगल में बना रहा हूँ बट आप सपोज करना है कि स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। 2 स्क्वायर प्लेट्स दिए गए हैं, इसके ऊपर निगेटिव है क्योंकि माइनस सिग्मा है और इसके ऊपर प्लस सिग्मा है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट वो आपको d दिया गया है, ठीक है। एक चार्ज है Q, मास
m है वो कहां से छोड़ा जा रहा है, बिल्कुल मिड ऑफ, यानी ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, d/2, मैं इधर दिखा दे रहा हूं, d/2 से छोड़ा जा रहा है। एक चार्ज को बिल्कुल मिड से, मिड ऑफ द प्लेट से क्या किया जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है, स्किप किया जा रहा है। यहां पे लिख भी दे रहा हूं, देयर इज ए चार्ज q एंड मास m is skip mid of the plate. Question number first, which type of path followed by charge particle, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा इसी में, इज चार्ज पार्टिकल collide with negative plate, is it depend on initial velocity v, is it depend upon initial velocity v। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, find out the minimum velocity v so that charge will not collide या hit the lower plate। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन को पॉज करो, एक बार सोचो, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से सोचना है। ये आपके पैराबोला को रिलेट कर रहा है किससे, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 1, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले कैसी होगी, और एक सेकंड, वेलोसिटी आपको दे रखी होगी, बेटे आपकी वेलोसिटी क्वेश्चन में मैंने देखा u दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी आपको v दी हुई है, ठीक है। अब देखो जो इस कैपेसिटर, ये दोनों जो कैपेसिटर के प्लेट हैं वो आप थिंक कीजिए कि ऐसे स्क्वायर प्लेट्स लगे हुए हैं, और ये ऊपर वाला पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, इस तरह से होंगी, वर्टिकल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी बेटे, ऐसे होंगी। ये डायरेक्शन हो गई E की। अब आपसे क्वेश्चन पूछा, अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ पाथ फॉलो बाय द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल कौन सी पाथ फॉलो करेगा। अब देखो अगर E ऐसे हो गया तो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन यही होगी, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, QE अपॉन m, कितना हो जाएगा, QE अपॉन m हो जाएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन का और इनिशियल वेलोसिटी की एंगल कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, थर्ड वाला केस आ गया, पैरेलल नहीं आया, ना ही एंटी पैरेलल आया, थर्ड वाला केस। इसका मतलब पैराबोलिक पाथ फॉलो
बाय चार्ज पार्टिकल। पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा चार्ज पार्टिकल, ये तो इसीलिए हमको पता चल गया बिल्कुल आसानी से। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है each charge particle collides, सॉरी कोलाइड छूट रहा है यहाँ पे। हाँ एक बार मैं क्वेश्चन देख ले रहा हूँ। हाँ कोलाइड है। each charge particle collide with negative plate, is it depend upon initial velocity? अब याद करो, अब जरा सा क्वेश्चन नंबर 2 जो सॉल्यूशन आप कर रहे हो उसके लिए थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे। आप क्या कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से अगर सोचो तो वो बिल्डिंग वाला ही केस देखो, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी पैराबोला आप सोचोगे वो हमेशा क्या करना, जो पैराबोला में आपने किसी h हाइट पर जाकर के बॉल को क्या किया था, फेंका था, उसी का केस हमेशा सोचना है। तो सोच लो, मान लो कि ये h हाइट का एक टावर है, यहां से तुम इस टावर से क्या कर रहे हो, v वेलोसिटी से किसी को फेंक रहे हो, किसी भी पार्टिकल को फेंक रहे हो। तो मान लो कि ये एक पैराबोला का क्या बना, पाथ बना, तो ये क्या होती थी, उसकी रेंज होती थी। इधर लिख रहा हूं, रेंज ऑफ पैराबोला या प्रोजेक्टाइल, ऐसे लिख लो। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता था, फॉर्मूला क्या होती थी, रेंज का फॉर्मूला क्या होता था बता, इनिशियल वेलोसिटी v इंटू रूट ऑफ 2h/g होता था, यही तो था। और 2h/g को आप क्या कहते थे, टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते थे। तो आइए देखिए, ये u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी। आईवी से समझ जाइएगा, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो, रेंज ऑफ पैराबोलिक पाथ या प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या है, v इंटू 2h/g। इसका मतलब देखो, चार्ज पार्टिकल, ध्यान से समझना, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो निगेटिव प्लेट से टकराएगा कि नहीं टकराएगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दो बातों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो इनिशियल वेलोसिटी u के ऊपर डिपेंड कर गया, और दूसरी बात किसके ऊपर डिपेंड कर गया, कि जो ये हाइट आपको दी गई है d/2 उसके ऊपर। और g यहाँ पे g क्या हो जाएगा, a। वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज कर रही जाती थी, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यूज करेंगे, तो QE/m आ जाएगा। तो इसका मतलब कि भाई इस चार्ज पार्टिकल कोलाइड विद नेगेटिव प्लेट, यस भी हो सकता है, नो। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में देखो पूछा गया है कि वेलोसिटी मिनिमम हमको बतानी है जब कोलाइड ना करे। इसका मतलब कि अगर पूछा जा रहा है कि इच चार्ज पार्टिकल कोलाइड विद नेगेटिव पार्टिकल, तो यहां पे आप लिखोगे इट डिपेंड अपॉन इनिशियल वेलोसिटी, height of charge and यहां पे क्या है, g इफेक्टिव या एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन। उसे पूछा कि क्या चार्ज पार्टिकल नेगेटिव प्लेट से टकराएगा, तो यस और नो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो पूछा जाए। और लास्ट में पूछा गया इज इट डिपेंड अपॉन इनिशियल वेलोसिटी, तो हाँ वो इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हाइट पर डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन, यानी जो एक्सेलरेशन यहाँ पे लग रहा है, जी इफेक्टिव लग रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इसका आंसर आप डिपेंडिंग में दोगे, ठीक है। दूसरा, थर्ड बोला जा रहा है फाइंड आउट द मिनिमम वेलोसिटी v सो दैट चार्ज विल नॉट कोलाइड द लोअर प्लेट। अब आपको मिनिमम वेलोसिटी बतानी है चार्ज पार्टिकल की, ताकि वो लोअर प्लेट से ना टकराए। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से अगर हम लोग सोचें तो जरा यहाँ पे ध्यान देना। चलो इसको रहने दो, ये अभी कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा। मान लो कि बेटा यहाँ से चार्ज पार्टिकल फेंका गया और यूं करके ये निकल गया, तो देखो तो लोअर प्लेट से नहीं टकरा रहा ना, और लोअर प्लेट की साइड की लेंथ दी गई थी L, कितनी दी गई थी, L दिया गया था।
तो मैं क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो यहां पे कर रहा हूं। देखिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास रेंज ऑफ चार्ज पार्टिकल, रेंज ऑफ चार्ज पार्टिकल अगर ज्यादा हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए लेंथ ऑफ कैपेसिटर प्लेट, तो नहीं टकराएगा। बात समझ में आया? अगर रेंज भाई ज्यादा हो जाएगा तो टकराएगा कैसे? अब देखो, ये देखिए, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको मिटा रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से इधर समझना बेटे। देखिए ये तो आपको L दिया गया था। अब मान लीजिए कि यही तो रेंज है, यही तो पूरा उसकी रेंज है। अगर ये R बड़ा हो जाए L से तो टकराएगा नहीं लोअर वाले प्लेट से। हमको कोई थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि मिनिमम वेलोसिटी बताओ जब लोअर प्लेट से वो नहीं टकरा, तो मैं इसमें ये कर दूंगा। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी v, फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे √2h बाई g के जगह पे एक्सेलरेशन इफेक्टिव लिख लीजिए। इफेक्टिव का मतलब जो एक्सेलरेशन लग रहा है उसको यहाँ पे आप पुट करोगे, इज ग्रेटर देन L, वो L से ज्यादा होना चाहिए। अब आ जाओ बेटा, h कितना है? 2। h कितनी है देखिए, तो लोअर प्लेट से भी इसकी हाइट कितनी है? d/2, मिड में है बिल्कुल, तो पुट कर दो d/2 अपॉन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैंने यहाँ पे निकाल रखा है QE/m, एक्सेलरेशन की जगह पे क्या पुट करोगे? QE/m पुट कर देंगे आप। हाँ अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर ये ग्रेटर देन किसके हो जाएगा? L के। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है। आइए अब बेटा पुट कर दीजिए, ये 2 से 2 कट हो गया, v √d/q, e की जगह पे पुट कर दो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन L। क्या आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं? ये ऊपर चला जाएगा, फिर इसको उस साइड भेज दीजिएगा, तो इसको आप डू इट। कॉन्सेप्ट देखो बेटा, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या लगा? कॉन्सेप्ट तो एक्चुअल में पैराबोला का लगा है और थोड़ा सा किसका लगा है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का लगा है। बट मेनली क्वेश्चन किसका है? पैराबोला का। समझ में आ रहा है? इसका मतलब जब आप क्वेश्चन को डील करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को डील करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके पैराबोला के, जितने टाइप्स के आप पैराबोला के क्वेश्चन किए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आ सकते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई? इसको कर लेंगे आप लोग, कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा, ठीक है। आइए हम एक और न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है आपके नीट में, और 2 से 3 बार ही पूछा गया है आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसलिए मैंने इसको कराया। अब एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, उसको करते हैं जरा हम लोग सॉल्व। देखिए there is a spring whose spring कांस्टेंट K, जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट K है, एंड चार्ज Q of mass M is hang
on the spring in the diagram at time t is equals to 0 second, spring is in equilibrium. ठीक है, स्प्रिंग क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, और उस टाइम के लिए डायग्राम देख लो बेटे। यहाँ पे चार्ज Q है और मास M है, इसमें K है, और ये क्या है, इन इक्विलिब्रियम। अब बोल रहा है, यहां पे लिख रहा हूं, देखिए, एट टाइम t इज इक्वल्स टू t सेकेंड, टाइम t इज इक्वल्स टू t सेकेंड पे देयर इज अप्लाइड ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इसने अप्लाई किया, E नॉट is applied a constant electric field E naught towards या in downward direction is spring and block oscillate। फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इफ ऑसिलेट देन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये है आपका दो क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बोल रहा है कि t इज इक्वल्स टू 0 पे बेटे, तो आइए जरा देखते हैं, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे इक्विलिब्रियम पे, तो फॉर इक्विलिब्रियम अगर हम इक्विलिब्रियम के लिए ध्यान दें तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल फोर्स को हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम EQ का मतलब समझ जाएंगे, इक्विलिब्रियम वर्टिकल फोर्स आर बैलेंस, वर्टिकल फोर्स को आप बैलेंस करेंगे, इसका मतलब डाउनवर्ड में क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, और अपवर्ड में क्या लग रहा होगा, kx लग रहा होगा, यानी kx इज इक्वल्स टू mg हो रहा होगा। ये बात तो हमको पता चला। दूसरा क्या जा रहा है कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू t सेकंड देयर इज अप्लाइड ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेट। अब देखो, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर के बाद, अब यहां पे मैं बना रहा हूं एट टाइम t सेकंड बाद क्या हो रहा है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम तो चेंज नहीं हो रहा भाई, मास m चार्ज q। अब क्या किया जा रहा है कि एक डाउनवर्ड में इस तरह से E नॉट कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जा रही है। तो देखो बेटा, अब E नॉट की वजह से क्या होगा, डाउनवर्ड में दो टाइप के फोर्स, एक तो लगेगा mg और दूसरा क्या फोर्स लगने लगेगा, F इज इक्वल्स टू QE, डाउनवर्ड में ही लगने लगेगा QE फोर्स लगने लगेगा, और वर्टिकल अपवर्ड में क्या लग रहा है, kx लग रहा होगा। इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी हमारे पास,
इक्विलिब्रियम पोजीशन पर से यहां से ब्लॉक अब क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड में जाएगा। इसका मतलब उसका मीन पोजीशन क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, kx इज इक्वल्स टू mg प्लस qe। इसका मतलब ध्यान से देखो बेटा, अब जो स्प्रिंग थी, ये जो स्प्रिंग यहां से समझिए, यहां पे अच्छा सा है डायग्राम। अब मान लीजिए कि डाउनवर्ड में एट t इज इक्वल्स टू 0 के लिए ना सोच करके t सेकंड के लिए सोचो, क्या लगने लगा, डाउनवर्ड में qe लगने लगा। अब डाउनवर्ड में qe लगने लगा तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, यहां से एक्सपेंड होकर के डाउनवर्ड चला जाएगा, डाउनवर्ड में जाएगा। अब डाउनवर्ड में जाएगा तो ध्यान दो बेटा, इस पोजीशन पर तो उसकी यहां पर आने टाइम, मेन पोजीशन पर उसको आते टाइम क्या होगी, उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। अब वो वेलोसिटी होगी तो वहां तो रुक नहीं सकता। अब यहां से सोचिए आपकी, देखिए बेटा, यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 थी। अब यहां से अगर इस पोजीशन पर अगर वेलोसिटी 0 थी तो ये इक्विलिब्रियम पे था। अभी नीचे डाउनवर्ड में क्या लगने लगा, QE फोर्स लगने लगा। किसकी वजह से, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने लगा। अब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने लगा तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड की तरफ क्या होगा, मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं उसकी न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन ले रहा हूँ तो वो क्या होगा, इस न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन पर तो रुक नहीं सकता। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या होगी, कुछ यहाँ पे वेलोसिटी होगी तो वो डाउनवर्ड और चला जाएगा। तो फिर से वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आना चाहेगा, तो फिर से वो ऊपर आएगा, तो फिर उसके पास वेलोसिटी, फिर वो ऊपर जाएगा। इस तरह से वो क्या करने लगेगा, ऑसिलेट करने लगेगा। इसका मतलब स्प्रिंग और ब्लॉक ऑसिलेट करेगा। यस, सॉल्यूशन या आंसर क्या है, यस, स्प्रिंग एंड ब्लॉक ऑसिलेट। हाँ, स्प्रिंग और ब्लॉक क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। किसकी वजह से, ये अगर मान लीजिए उसकी न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन आई उस वजह से, और न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन डाउनवर्ड में शिफ्ट होगी क्योंकि डाउनवर्ड में QE फोर्स नया लग रहा है, तो नया इक्विलिब्रियम पोजीशन ये आ जाएगा। और यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा, kx इज इक्वल्स टू mg प्लस QE। अब टाइम t सेकंड के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो नया इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, अब ध्यान से फिर से समझना पड़ेगा, यहां से पार्टिकल चला तो नया अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी तो वो अपने नए इक्विलिब्रियम पोजीशन से डाउनवर्ड चला जाएगा। फिर अपने उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव करने के लिए नीचे से ऊपर आएगा तो भी उसके पास वेलोसिटी, तो फिर वो ऊपर चला जाएगा और इस तरह से वो क्या करने लगेगा, ऑसिलेट करने लगेगा। तो कहा गया कि इफ ऑसिलेट देन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अगर वो ऑसिलेट करता है तो उसका टाइम पीरियड आप निकालिए। तो देखो बेटा, स्प्रिंग का टाइम पीरियड कितना होता है, T इज इक्वल्स टू कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k। अब यहां पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर क्या लग रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। तो उस कांस्टेंट फोर्स की वजह से ऑसिलेशन हो रहा है, और ऑसिलेशन पर कुछ भी ऑसिलेशन हो रहा है। अब उस ऑसिलेशन की वजह से जो टाइम पीरियड T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k होता है, ये टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड जो T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k है, इस वैल्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा इस कांस्टेंट फोर्स QE की वजह से। जो हमारे QE नया फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि कांस्टेंट फोर्स अगर कभी भी क्या करे, ऑसिलेशन में लगे तो उसकी वजह से टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोग यहां पे लिख लोगे, फॉर स्प्रिंग ब्लॉक, फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, if constant force is applied, then no change
in time period of oscillation। इसका मतलब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में अगर कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड किया जाता है तो उसकी वजह से टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से ध्यान से एक बार समझ लीजिए टाइम पीरियड के बारे में। अब देखिए यहाँ पे एक कांस्टेंट फोर्स क्या लग रहा है, QE लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है, जिससे कि ये पार्टिकल क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। तो ऑसिलेट कर रहा है तो हमसे टाइम पीरियड पूछा, तो हमारा टाइम पीरियड ऑसिलेशन का कितना होता है? T=2π√m/k। तो हमारे पास टाइम पीरियड यही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि कांस्टेंट फोर्स अगर लगता है कभी भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर तो उसकी वजह से टाइम पीरियड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप लोग पहले भी मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।